ये हमारा पॉलिनोमियल्स का लेक्चर नंबर 2 होगा। और इससे पहले मैंने लेक्चर नंबर 1 करा दिया है। एक्चुअली मैं उसको जो पीछे मैंने लेक्चर नंबर 1 कराया, मैं उसी के अंदर इसको इंक्लूड करने वाला था, लेकिन काफ़ी बड़ा हो गया था तो फिर मुझको अलग से ही लेक्चर बनाना पड़ा। और मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ कि जो भी आपका सिलेबस है ये कितने मार्क्स का कितना आएगा। ये यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि आपका अलजेब्रा के अंदर पॉलिनोमियल आता है, तो वो आपका जो है अलजेब्रा पूरा 20 मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो ये आपको ये 20 मार्क्स, इसके अंदर अलग अलग चैप्टर है। अभी हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल्स और पॉलिनोमियल्स। हमारा ये आज कंप्लीट हो जाएगा। देखो, कंप्लीट होने का मतलब एनसीईआरटी से कंप्लीट होएगा। कभी आप सोच रहे हो कि बस, क्योंकि मुझको पिछले साल के पीवाईक्यू जितने भी है, चाहे वो सीबीएसई के हों और सैम्पल पेपर हूँ, सीबीएसई ने जो भी अपलोड किए थे, देखो मैं ये तो नहीं छुड़वाने वाला हूँ। और कुछ ना केंद्रीय विद्यालय के पेपर सॉल्व कराऊंगा मैं। वो काफ़ी रीजनेबल पेपर बनाते हैं, तो उसका पेपर भी हम सॉल्व करेंगे। और ये यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है कि पॉलिनोमियल्स का जो भी है, देखो क्या दे रखा है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स रिलेशनशिप, जो मैंने पीछे वेरीफाई कराए थे आपको कि कैसे उसको जीरोज उसके कैलकुलेट किए जाते हैं। और यहाँ पर एक अगर ग्राफ दे रखो, ग्राफ्स कैसे उसको कैलकुलेट किया जाता है, वो हमने सीखा। ये एक्सरसाइज हम करेंगे, तो मैं आपको थोड़ा सा इसके एक्सरसाइज करने से पहले कुछ थोड़ी चीज़ें बता देता हूँ, जिस बेसिक सी चीज़ें बता देता हूँ कि मैंने हमने जो लास्ट क्लास में वो क्या पढ़ा था, जिससे एक आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो देखो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ा सकता हूँ, मतलब ऐसा नहीं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे आप उसके अंदर मैं बता सकता हूँ, जो पॉलिनोमियल्स होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। पॉलिनोमियल्स, पॉली पॉलिनोमियल्स, तो पॉलिनोमियल्स आप ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री, डिग्री के बेसिस पर वो आपके लीनियर पॉलिनोमियल होंगे और क्वाड्रेटिक हो गए, मतलब जिसमें दो पावर होती हैं। और कैसे होते हैं, क्यूबिक, और फिर बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक। तो ये जो है पॉलिनोमियल होते हैं, इनमें एक डिग्री होती है। इसकी इनमें जो होती है वो एक डिग्री होती है, तो इनको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, जैसे कि 5x+7, तो यहाँ पर x की पावर। और क्वाड्रेटिक जो हमारा लेक्चर चल रहा है वो हमारा क्वाड्रेटिक पे ही बेस है, जैसे कि 3x² माइनस का 8x+9। और क्यूबिक वाले जिनको तीन जिनकी तीन पावर होती है, वो हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल होते हैं। तो जैसे आप लिख सकते हो, ज़रूरत नहीं है, क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारे हैं नहीं है सॉल्व। तो फिर भी मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि 7 वाई की जेड की किसी भी फॉर्म हो सकते हैं। 7 वाई की पावर 3 प्लस 5 वाई स्क्वायर और प्लस 8 और -8 वाई, ये 4 की पावर वाले होते हैं, तो ज़रूरत नहीं है इनकी 4 की पावर वालों की। तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल, यहाँ डिग्री 1, यहाँ डिग्री 2, यहाँ डिग्री 3, यहाँ डिग्री 4। तो ये पॉलिनोमियल्स होते हैं। जो हमारा जो सिलेबस है, एक्चुअली हमारे सिलेबस में ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो हम केवल यही पढ़ेंगे। और ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ द टर्म्स, तो नंबर ऑफ द टर्म्स की अगर हम बात करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं, एक तो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द टर्म। तो ये सब 9th क्लास का है, मैं आपको ऐसा नहीं कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ाऊंगा। मोनोमियल, मोनोमियल के अंदर केवल एक टर्म होती है, जैसे माइनस का 9 हो गया, -9 हो गया, और आपके पास माइनस का 9x² हो गया। तो ये कैसे टर्म है, ये मोनोमियल टर्म है। मोनोमियल एक ही टर्म आ रहा है इसके अंदर। दूसरा हमारे पास बाइनोमियल, बाइनोमियल आपको 10th क्लास में बाइनोमियल पढ़ोगे, चैप्टर 1। तो इसमें क्या होते हैं, दो टर्म होते हैं। अब ये दो टर्म कैसे भी हो सकते हैं, पावर 3 वाले, पावर 2 वाले, एक वाले, कैसे भी हो सकते हैं, बस टर्म होनी चाहिए। जैसे ये एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म, ये एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म। तो एक टर्म को दूसरा टर्म केवल प्लस माइनस से ही अलग करता है। फिर हमारे पास ट्राइनोमियल, पिछले साल हमने पढ़े, आप जाकर मेरा ये एक बाइनोमियल का पूरा लेक्चर अगर देखना चाहो तो देख सकते हो, वहाँ पर डिटेल में मैंने वहाँ पर कवर किया है। तो इसमें तीन टर्म्स होती हैं, ठीक है, तीन टर्म्स होती है। देखो यहाँ पर टर्म तीन है, पावर कितनी भी हो सकती है, हो सकता है पावर 1 हो, पावर 2,
तो डिग्री मतलब जिसको हम डिग्री बोलते हैं यहाँ पर पॉलिनोमियल के अंदर, तो ये हो सकती है जैसे थ्री, एक हमारे पास तीन टर्म है, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म। ठीक है, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, तो ये ट्राइनोमियल। और इतना कुछ कोफिशिएंट, एक और चीज बता देता हूँ मैं, कोफिशिएंट क्या होता है। जैसे मान लो हमारे पास कोई ये लिखा है, यहाँ पर एग्जांपल लिख देता हूँ, और 2x⁻³ और 5x²। तो अगर कॉफिशिएंट की हम बात करें, तो अगर मैं पूछता हूँ कि कॉफिशिएंट ऑफ द, यहाँ पर इसके अंदर कॉफिशिएंट क्या होगा, तो कॉफिशिएंट की अगर मैं बात करूँ, तो इस पॉलिनोमियल के अंदर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, p(x), q(x), जो भी कुछ लिखना चाहो आप लिख सकते हो। कॉफिशिएंट ऑफ x⁻³ इक्वल टू 2। तो ये कॉफिशिएंट है, ये जो आप देख रहे हो, x⁻³ का कॉफिशिएंट 2, x⁻² का कॉफिशिएंट ये। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम। मैं मतलब बता रहा हूँ यहाँ पर क्या होता है, ये कुछ करने की जरूरत नहीं है। x⁻² का कॉफिशिएंट है यहाँ पर 5। तो ये पिछले साल था जो हमने सीखा। अब हमारा इस साल क्या है फिर, इस साल हमारे पास, सॉरी, इस साल हमारा जो है टर्म है, किस टाइप की किस टाइप का पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो मैंने आपको बताया जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो इस टाइप की फॉर्म का है, a(x², bx+c), दैट इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब अगर आप इसके फैक्टर करो तो यहाँ से x की दो वैल्यू निकल कर आती है। ठीक है, अभी मैंने पिछले बार आपको बताया था, यहाँ से इसके फैक्टर करोगे तो यहाँ से x की दो वैल्यू निकल कर आएगी। एक x की वैल्यू को हम जो है अल्फा दे देते हैं यहाँ पर, उसको अल्फा बोल दिया जाता था कि भैया उसका एक जो है जो भी जीरो होगा उसका एक को हम अल्फा बोल देंगे और दूसरे को बीटा बोलेंगे। फिर इन अगर हम सम करें, सम इनको इन्हीं को जीरोज बोलते हैं। ये जो है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोज यही है, टू, इन्हीं को हम टू, जो एक्स की दो वैल्यू आती है वो दो जीरोज होते हैं। एक एक्स की एक वैल्यू अल्फा बोल दिया जाता है, दूसरी वैल्यू को हम बीटा बोल देते हैं। टू जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसी की दो वैल्यू होती हैं, उसकी दो वैल्यू होंगी, एक को अल्फा बोल देंगे हम, एक को बीटा। और अगर हम इनका सम करें, सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा और बीटा को प्लस कर दो, तो ये देखा गया कि इसकी जो वैल्यू होती है -b/a के इक्वल आती है। और इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं b क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ x, माइनस ऐसे लिख दो, और इसको लिखा जाता है कॉफिशिएंट ऑफ x। और a क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ द x², तो इसको लिखेंगे हम कॉफिशिएंट ऑफ x²। तो ये हम ना पिछली बार देखा था, और यही हमारे सिलेबस में है कि नंबर ऑफ जीरोज भी हमने सीखा था कि नंबर ऑफ जीरोज कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का क्या होता है कि अल्फा और बीटा की जो वैल्यू होती है c/a के इक्वल होती है। और आ, हम मतलब ये किया कि अगर जब आप अल्फा बीटा की वैल्यू निकालते हो और उनकी दोनों की मल्टीप्लाई करते हो, वो c/a के इक्वल आती है। और c क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो ये क्या है, कांस्टेंट टर्म। और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये था हमारा कि कैसे इनको सॉल्व किया जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा सम ऑफ जीरोस की वैल्यू है माइनस का b/a के इक्वल होती है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू c/a के इक्वल होती है। ठीक है, तो ये वैसे तो यहाँ पर वेरिफिकेशन ही है, और ज़्यादा कुछ है नहीं है। तो हम वहाँ पर देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, वहाँ पर देखेंगे दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहाँ पर, तो वहाँ पर यही सेम चीज़ें अप्लाई होती है, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग सा होता है। तो अब हम अपना जो है एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी जो एक्सरसाइज है इसको आज हम कंप्लीट करेंगे, और फिर इसके बाद में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।
लेकिन जैसे मैंने कहा मैं ये चैप्टर इसको काफ़ी अच्छे से इसके पिछले साल के क्वेश्चन तो मैं आपको वन बाय वन आपको करवाने वाला हूँ। तो क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस, फाइंड द जीरो, सॉरी, ठीक है, ये मुझको पेन लेना चाहिए रेड। हाँ, उसने बोला है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब इसको सॉल्व करेंगे, इसकी एक्स की दो वैल्यू आएंगी तो वो एक आंसर होगा। दूसरा, वेरीफाई द रिलेशन, रिलेशन जो सिप होती है वो वेरीफाइज करना कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो मैं इसके वन बाय वन क्वेश्चन आपको करा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर वन, आप जो है उसको अपनी बुक में ध्यान देना, मैंने यहाँ पर जो है अपने मोबाइल में पीडीएफ खोला हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर पहला वाला क्वेश्चन हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर वन और इसका पार्ट वन। तो पहला इसको इन सभी पार्टों को हम पी एक्स या क्यू एक्स के इक्वल लेट करके चलेंगे कि भाई ये जो है, जैसे ये, इसको हम बोलेंगे कि पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस ए। फैक्टराइज आपको अच्छे से आना चाहिए क्योंकि इसकी ज़रूरत है फैक्टराइज की। ये पिछले साल भी कराया था, वैसे मैं यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको वो ठीक हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि मल्टीप्लाई करके एट आए और माइनस करके टू आए, तो ऐसे दो नंबर लाओ, ऐसे दो नंबर लाओ जिनकी मल्टीप्लाई करके एट आए और माइनस करके टू आए। तो ऐसे कोई से दो नंबर होते हैं। हाँ, अगर आप फोर और टू को ले लो तो फोर और टू की मल्टीप्लाई करोगे तो एट आ जाएगा, और फोर में से आपने टू को माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा? टू। तो मतलब हम फोर और टू लेंगे। अब ये रखे कहाँ जाते हैं? एक्स स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, ये जो टू है यहाँ पर इसको रखा जाता है। तो कितना आ जाएगा? फोर माइनस टू, बाहर एक्स और ये माइनस का एट ऐसे लिखो। तो कितना आ गया? एक्स स्क्वायर और माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का फोर एक्स, और यहाँ करेंगे तो ये आ जाएगा टू एक्स माइनस का एट। और देखो अब क्या करो, एक्स बाहर ले लो तो कितना आ गया? एक्स माइनस फोर, और इधर से आप टू बाहर ले लो, एक्स माइनस फोर। तो कितना आ जाएगा? एक्स माइनस फोर को एक ब्रैकेट में देखो, ये और ये दोनों सेम आने चाहिए। अगर सेम नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपने ठीक से फैक्टराइज नहीं किया है। तो हमारे पास पी एक्स की कितनी वैल्यू आ गई, इसको मैं हटा देता हूँ इधर से। पी एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हम क्या काम करेंगे कि पी एक्स को किसके इक्वल करेंगे? पी एक्स को जीरो के इक्वल करेंगे। तो जब पी एक्स के जीरो के इक्वल करते हैं तो यहाँ पर पी एक्स की वैल्यू रख दो, एक्स माइनस फोर एक ब्रैकेट के अंदर और एक्स प्लस टू दूसरे ब्रैकेट के अंदर इक्वल टू जीरो। और मैंने आपको बताया था केस नंबर वन डाल दो, केस नंबर वन डालोगे तो एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो करो और यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लो, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? फोर आ गई। ऐसी केस नंबर यहाँ पर टू ले लो, तो केस नंबर टू के अंदर क्या होगा? केस नंबर टू के अंदर हो जाएगा एक्स प्लस टू को जीरो का इक्वल करो और यहाँ से क्या करो, एक्स की वैल्यू निकालो तो माइनस टू आ गई। तो एक वैल्यू हम एक वैल्यू को बोल देंगे कि एक वैल्यू जो है अल्फा है और दूसरी वैल्यू हमारे पास माइनस टू है। तो यही दो जीरोज हैं, ये भी ये दो जीरोज ही हैं। ऐसा नहीं कि ये एक्स की वैल्यू जो दो अलग अलग है ये कुछ और है, ये जीरोज ही है। लेकिन थोड़ा सा वो फैंसी सा बन गया अल्फा और बीटा ऐसा कि इसको उसमें ले लेते हैं, अदरवाइज ऐसा कुछ है नहीं कि आप इसको ए बी सी डी भी ले सकते हो। लेकिन वो इन्होंने दे रखा है तो इसलिए ये सब कुछ रटा रटाया ही पढ़ते हैं। बहुत सारी चीज़ें तो एनसीईआरटी में गलत भी पढ़ते हैं हम। वो 11th क्लास में जब आप पीसीएम लेते हो जब पता लगता है कि कौन सी चीज़ें हमने गलत पढ़ी थी। अब हम रिलेशन को कैसे वेरीफाई करेंगे? हम रिलेशन को वेरीफाई करने का तरीका ये होता है कि जो सम ऑफ जीरोज है, ठीक है, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज का मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, ये वैल्यू माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आनी चाहिए। अगर आ जाती है तो हम बोलेंगे रिलेशन वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम? यहाँ लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर फोर, बीटा की वैल्यू कितनी है? माइनस टू। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा टू। अब ये जो टू आया, क्या ये टू माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आ रहा है? देख लेते हैं जरा। तो माइनस बी की वैल्यू, और मैंने यहाँ पर कंपैरिजन नहीं किया, मुझको यहाँ पर कंपैरिजन और करना चाहिए था। तो अगर मैं कंपैरिजन करूँ यहाँ पर इस पॉलिनोमियल का, अगर कंपैरिजन करूँ यहाँ कर देता हूँ ए एक्स इक्वल टू इस क्वाड्रेटिक, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई?
ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 1, बी की वैल्यू कितनी आ गई -2, और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -8। दिखा देना है इसको, ठीक है। ये थोड़ा सा वैसे इतना जरूरी तो नहीं, लेकिन फिर भी दिखा देना। तो माइनस की भी यहाँ पर माइनस ऐसी लगो, बी की वैल्यू कितनी है -2, और ए की वैल्यू कितनी है 1, तो आप सॉल्व करोगे देखोगे ये तो 2 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सी -b/a के इक्वल है। तो हम क्या काम करेंगे, इसके बस थोड़ा सा ये फॉर्मेट लिख देते हैं, ठीक है। तो माइनस माइनस का 2/1, तो ये ऐसा हम फॉर्मेट लिख देते हैं। और फिर क्या करते हैं हम, फिर क्या करेंगे, फिर ये लिखेंगे कि भैया ये जो तो है, ये तो माइनस ऐसे लिख दिया जाता है कि ये जो है ये तो कॉफिशेंट ऑफ एक्स है, ठीक है। देख लो आप, टू जो होता है कॉफिशेंट ऑफ एक्स होता है। यहाँ पर देखो ये जो एक्स है इसका कॉफिशेंट लिखा हुआ है ये, तो इसको लिखते हैं कॉफिशेंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, पहला वाला रिलेशन वेरीफाई। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का क्या मतलब हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू c/a के इक्वल होनी चाहिए। तो अल्फा की वैल्यू लिखते हैं हम 4 और बीटा की वैल्यू -2, तो कितना आया माइनस का 8। अब ये माइनस का 8 जैसे मैंने कहा है, यहाँ दिखा देता हूँ मैं, माइनस का जो 8 है अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है c/a के इक्वल होनी चाहिए। तो c/a, क्या ये c/a की वैल्यू माइनस का 8 आएगा, तो देख लेते हैं। तो c की वैल्यू अगर हम रखें, c की वैल्यू -8 है और a की वैल्यू रखें 1, तो ये तो यही आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हम सब कुछ कर रहे हैं वो सब ठीक रिलेशन वेरीफाई हो रहे हैं हमारे। तो इसको थोड़ा सा फैंसी लिख देंगे कि माइनस का ऐसा 1 लिख देंगे। और वो ये क्या है, ये तो कांस्टेंट टर्म है, -8 कांस्टेंट टर्म अपॉन 1 क्या है, ये कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, ठीक है। कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये मतलब हमारे पास क्वेश्चन था। अब दूसरा वाला क्वेश्चन हम देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड वाला पार्ट है। ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है। मैंने आपको पिछले साल के 2 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे पिछले वाले लेक्चर में। तो आपको पता लगना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि भाई आप कुछ भी पढ़ रहे हो और किसी प्राइवेट कोचिंग वाला आपको कुछ भी पढ़ा रहा है। तो पहले तो सबसे पहले आपको जो भी कोई चैप्टर आप कर रहे हो उसके कुछ क्वेश्चन जरूर सॉल्व करो। देखो आपको किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये बहुत जरूरी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड वाला पार्ट, तो सेकंड वाला पार्ट जो है हमारा, मैं इसको पी एस के इक्वल ले लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि एस का ये फंक्शन है, इसमें एस ही आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर एक्स हटा देता हूँ। ये मुझे जो भी लेना है वो जो भी लिखा है उसी को लेना है। 4s² -4s, ये 5 नहीं है, मैं फिर से बता देता हूँ, +1। तो हम क्या काम करेंगे, हम ऐसी दो वैल्यू लाएंगे जिनका मल्टीप्लाई करने से, देखो जिनके मल्टीप्लाई करने से 4 आ जाए और प्लस करने से 4 आ जाए। तो ऐसी कैसी वैल्यू है, दो ही है, 2 + 2। तो इन्हीं को करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 4s² माइनस, इस 4 की जगह लिखेंगे हम 2 + 2s और +1 ऐसे ही, ठीक है। देखो मल्टीप्लाई करके 4 आ जाए और प्लस करके 4 आ जाए, तो यही दो नंबर है। अब हम क्या काम करेंगे, इनके क्योंकि हम फैक्टर करने हैं हमको, तो 2 माइनस के अंदर 2 में मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 2s, और ये भी आ जाएगा यहाँ पर 2s + 1। अब देखो यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन क्या लोगे, कॉमन ले लो 2s, तो कितना रह जाएगा 2s-1, और इधर से ले लो आप -1, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर एक जैसी चीजें होना जरूरी है, वरना तो फिर अलग अलग हो गया। सॉरी, ये मैंने एस एक्स फिर लिख दिया। तो कितना आ गया, ब्रैकेट के अंदर एक जैसी चीजें होगी, तो 2s-1 एक ब्रैकेट के अंदर करो और 2s-1 दूसरे ब्रैकेट के अंदर करो। तो आप देखोगे दोनों वैल्यू एक जैसी आ गई यहाँ पर, कोई बात नहीं, दोनों वैल्यू एक जैसी आ सकती है। एक्चुअली अगर आप इसको देखो, 4, फिर से 4s² माइनस का 4s + 1, तो इसको कैसे लिख सकते हो, 4
और 2s² और 1 का स्क्वायर और माइनस का 2 मल्टीप्लाई 1 × 2s। तो ये जो है हमारे पास, अगर आप देख रहे हो, 2s-1 का फॉर्मूला। इससे भी कर सकते हो आप, तो इससे कर लो या इससे कर लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैसे भी कर सकते हो। मैंने आपको बता दिया कि भाई कभी कभी सिम फॉर्मूलाज बेस भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे फॉर्मूला बन रहा है तो कर सकते हो। अब यहाँ पर हम पी एस को 0 के इक्वल लेंगे। देखो मैंने इस बार पी एस लिया है, एक्स नहीं लिया है। समझ गए आप क्यों नहीं लिया है? क्योंकि ये पूरा एस में आ रहा है, तो यहाँ वही लिखा जाता है जिसमें ये फंक्शन आ रहा हो, जिसमें ये पॉलिनोमियल आ रहा है। ठीक है, अगर एक्स आता है यहाँ पर तो एक्स लिखते हैं, अगर ये कोई बाई आता तो बाई लिखते हैं, अगर यहाँ पर कोई डब्लू आता तो डब्लू लिखते। तो अब लिखते हैं यहाँ पर हम, तो पी एस की दो वैल्यू हैं, और 2s-1 और 2s-1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से s की जो वैल्यू है वो 1/2 और 1/2 दोनों सेम ही वैल्यू निकल कर यहाँ से आएंगे। तो अब क्या काम करते हैं हम जो है एक की वैल्यू को अल्फा दे देते हैं कि 1/2, और जो दूसरी वैल्यू है उसको हम ये लेट कर लो या कुछ भी करो, और यहाँ पर लेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हमने जो जीरोज है वो कैलकुलेट कर लिए। अब क्या करें हम इस ये जो पी एस इक्वल टू 4s² माइनस का 4s+1, इसकी कंपैरिजन जो है स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल से कर देते हैं हम। स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल हमारा, देखो अब ऐसे लगाना पड़ेगा यहाँ पर। क्या लगाएंगे हम कि a s² प्लस bs+c, ये समझ रहे हैं आप? तो अगर x होता है तो x लिखते, और ऐसा आ गया तो ऐसे लिखेंगे। तो ये बहुत जरूरी है। तो यहाँ से कंपैरिजन करें तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a की वैल्यू 4। यहाँ पर a की वैल्यू नीचे वाले पॉलिनोमियल में a है, ऊपर 4 है, तो और यहाँ पर s की वैल्यू, जो s का कोफिशिएंट है वो v है, और यहाँ कितना है? -4। तो कितना आ गया? ठीक से लिख देता हूँ, ये क्या लिखा गया। तो ये आ गया 4, और b की वैल्यू कितनी आ गई? -4, और c की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 1। तो हमारे पास ये आ गया। अब हमको करना क्या है? सम ऑफ जीरोज। अब मैं बार बार सम ऑफ जीरोज नहीं लिख रहा हूँ, बस यही लिखूंगा, ठीक है। सम ऑफ जीरोज का मतलब अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू रखो। अल्फा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? अल्फा की वैल्यू है 1/2, सॉरी, हाँ 1/2 है, ये माइनस नहीं है, प्लस 1/2। तो कितना एलसीएम आ जाएगा? 2। तो ये आ जाएगा 1+1, तो कितना आ गया? 2/2, दैट इज 1। अब ये जो 1 है, क्योंकि मैंने, देखो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a के इक्वल आनी चाहिए, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू c/a के इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। तो अब ये देखो 1 जो है, क्या -b/a के इक्वल आ रहा है? चेक कर लो, मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ, माइनस का b/a। तो माइनस का साइन ऐसी। b की वैल्यू यहाँ पर क्या है? तो b की वैल्यू कहाँ गया कंपैरिजन करके? हाँ, ये -4 है, और a की वैल्यू कितनी है? तो आप कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? ये हमारा सब वेरीफाई हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको आप ऐसे लिख दो, ये ऐसे लिख दो, तो बस। तो इसको ये माइनस का ऐसे साइन लगाओ, और ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ द एक्स, और एस लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एस। और नीचे क्या लिखेंगे? कोफिशिएंट ऑफ s²। अब ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू देखते हैं क्या आती है। तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल टू 1/4 आ गया। अब क्या ये 1/4 c/a के इक्वल आ रहा है? ठीक है, आना चाहिए। तो देख लो हम, और यहाँ पर c की वैल्यू कितनी है? 1। a की वैल्यू कितनी है? 4। हाँ, बिल्कुल आ रहा है। तो इसको लिखो कांस्टेंट टर्म। ऊपर वाला जो है वो कांस्टेंट टर्म है, यानी 1 कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर, और 4 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ s²। तो कोफिशिएंट ऑफ s²। तो बस वेरीफाई हो गया ये। अब हम नेक्स्ट वाला थर्ड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट थर्ड देखते हैं। तो पार्ट थर्ड क्या है? मैं इसको यहाँ पर पी एक्स ले लेता हूँ, आप क्यू एक्स ले सकते हो। तो 6x² और माइनस का 3
और माइनस का 7x। तो हमारा ये लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पर पहले तो आपको इस पॉलिनोमियल को अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले बड़ी पावर आती है, तो 6x², उसके बाद में माइनस का 7x और फिर माइनस का 3। तो ये आपको अरेंज करना पड़ेगा। अब सॉल्व करते हैं। तो क्या बोलेंगे, ऐसे दो नंबर लाओ जिनकी मल्टीप्लाई करके 18 आ जाए और माइनस करके 7 आ जाए। तो कैसा लगाओगे, देखो, अरे 9 और 2 ले लो ना। देखो 9 और 2 की मल्टीप्लाई करोगे 18, 9 में से 2 कम कर दो 7, तो मतलब कंडीशन फुलफिल हो रही है हमारे पास। ठीक है, तो हम जो है 7 की जगह, तो हम क्या करते हैं 6x ऐसे ही, ये जो माइनस है इसको ऐसे लिखो, और 7 की जगह 9 माइनस 2 और 3। तो कितना आ गया यहाँ पर, 6x² माइनस का 9x, यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है बाहर, और कितना आ जाएगा, माइनस का प्लस का आ जाएगा, क्योंकि माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको ठीक से, तो ये आ जाएगा प्लस का 2x और यहाँ पर माइनस का 3। अब ले लो पेयरिंग बना कर, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो 3x, तो कितना आ गया 2x माइनस का 3, और यहाँ से अब 1 कॉमन ले लो, तो कितना आ जाएगा 2x माइनस का 3। तो हमारे पास क्या आ गया, px की वैल्यू आ गई। अब p, सॉरी अभी तो हमारे पास नहीं आया, इनको एक ब्रैकेट में बंद करो, 2x, देखो ब्रैकेट में एक ही जैसी बनी है, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, तो इनको एक ब्रैकेट में बंद करो, बची कुछ ही चीज़ों को दूसरे ब्रैकेट में, तो 3x प्लस 1, तो px। अब हम क्या काम करेंगे, ये जो px है इसको 0 के इक्वल करेंगे। px की वैल्यू रखो यहाँ पर 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये जो वैल्यू आई, अब एक को यहाँ पर केस नंबर 1 दे दो। तो केस नंबर 1 का मतलब ये हो गया कि 2x माइनस 3 को 0 के इक्वल करो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3/2। उसके बाद में केस नंबर सेकंड के अंदर 3x प्लस 1 को आप 0 के इक्वल करो, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 1/3। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब क्या काम करेंगे, जो पॉलिनोमियल है, ये जो पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू 6x² और माइनस का ये माइनस लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको फिर से लिखता हूँ, -7x और माइनस का 3। तो हम इसको कंपैरिजन कर लेते हैं। तो ax² प्लस bx प्लस c, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 6, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू -3। ठीक है, ये जो c और ये 3 जो है कांस्टेंट टर्म है ये। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चेक करते हैं हम, कितनी आ रही है, माइनस की b/a के इक्वल आनी चाहिए। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू है यहाँ पर एक को हम इस वाले को अल्फा दे देते हैं, ठीक है, कि ये अल्फा है, और इसको जो है हम ये वैल्यू को हम बीटा दे देते हैं, ये आ जाएगा माइनस का 3/2। तो अल्फा की वैल्यू रखो यहाँ पर, अल्फा की वैल्यू है यहाँ पर 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्योंकि माइनस लगा हुआ है उसके आगे, तो ये हो जाएगा, तो नीचे एलसीएम ले लो 6 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा ऊपर 9 माइनस 2, तो कितना आ गया 7/6, ये हमारे पास आया। अब हम देखते हैं क्या ये वैल्यू माइनस का b/a के इक्वल है या नहीं है। देखते हैं b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -7, और a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 6, तो देखो ये तो 7/6 आ रहा है, लेकिन हमको ये वाली फॉर्म लिखनी होती है ये, ठीक है, ये वाली माइनस भी आना चाहिए, और यहाँ पर कॉफिशेंट ऑफ एक्स आना चाहिए, क्योंकि ये जो है कॉफिशेंट ऑफ एक्स है, तो इसको थोड़ा सा हम ऐसे लिख देते हैं कि माइनस का 7x ये। देखो एक बात बताऊँ आपसे, पता नहीं आप गलत करोगे या नहीं करोगे, तो आप सीधा जो है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ये सब कुछ, तो आप सीधा लिख देना माइनस कॉफिशेंट ऑफ एक्स और
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मार्क्स मिल जाएंगे आपको, पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई नहीं कटेगा। तो मैं यहाँ पर अब ये बात दिखा देता हूँ आपको, तो लिख दो इसको। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हम तो दूसरा जो है रिलेशन वेरीफाई करते हैं कि दोनों का प्रोडक्ट, तो कितना आ जाएगा। अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू है यहाँ पर 3/2 मल्टीप्लाई, बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का 1/, ये तो इससे कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया -1/2। अब ये जो वैल्यू है ये देखो क्या ये C/A के इक्वल है या नहीं है, है होगी, 100% होगी ये, ठीक है। गलत मतलब आएगा ही नहीं ये अगर ऐसा होगा तो कितना है, सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, सी की वैल्यू है यहाँ पर देखो, सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है -3 और ए की वैल्यू कितनी है 6, तो इसको क्या लिख सकते हो -1/2। तो बस आपको करना क्या है, और जैसे मैंने कहा सीधा आप ये भी लिख सकते हो, देखो सीधा आप, अगर आपको कुछ नहीं पता लग रहा है तो आप सीधा ये लिख देना इसके बाद में आप, ठीक है। वैसे तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखा जाता है, लेकिन आप सीधा आप इसको लिख देना कांस्टेंट टर्म, ऐसा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर आप टीचर की आंख को धूल झोंक सकते हो, जो तेज बच्चे होते हैं वो तो जो धूल झोंक देते हैं, लेकिन जो जिनको नहीं पता होता है, कमज़ोर से बच्चे होते हैं, तो उनको थोड़ा टीचर की आंखों में धूल झोंकना मुश्किल होता है। ऐसा नहीं कि टीचर की आंखों में आप धूल नहीं झोंक सकते, कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। अब हम फोर्थ पार्ट करते हैं कि फोर्थ पार्ट कौन सा है। तो फोर्थ पार्ट अच्छे से करते हैं और देखते हैं बच्चे क्या क्या गलती करते हैं। क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट 4। तो हम इसको, पार्ट 4 है तो ये पी यू के इक्वल ऐड कर लेते हैं कि 4u² प्लस 8u, हाँ यही है। तो अब देखो यहाँ पर बच्चे, मैं बताऊंगा गलती क्या करते हैं। उनकी गलती की वजह से जो है यहाँ पर चीज़ें गलत हो जाती हैं। तो 4u बाहर ले लो आप, ठीक है। ये u है, इसको मैं ठीक से लिख देता हूँ, ये 4 हो गया और ये u, तो इन दोनों में से मैंने 4u बाहर ले लिया, तो अंदर कितना बच जाएगा, u बच जाएगा और 2 बच जाएगा। फैक्टर हो गया हमारे पास में। तो पी यू को हम 0 के इक्वल करते हैं और पी यू की वैल्यू है 4u, 4 ये 4 लिखा हुआ है, ये यहाँ पर देखो ये 4 है और ये u है, प्लस 4u प्लस 2। अब बच्चे जानते हो क्या करते हैं, बस यहीं पर गड़बड़ कर देते हैं। वो क्या काम करके इसको 0 में भेज देंगे, ये जो है ना ये इसको 0 में भेज देंगे, तो उनके पास बचता है u+2 = 0, बस यहीं पर खत्म। यही गड़बड़ करते हैं, यही इसीलिए क्वेश्चन दे रखा है ये। तो आपको करना क्या, केस 1 लेना है यहाँ पर। तो केस 1 में 4u को 0 के इक्वल करो, तो u तो यहीं रहेगा 0/4 और u की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 0, एक वैल्यू निकली है। देखो कुछ वैल्यू कुछ भी है, 0 आ रही है, लेकिन दिखानी पड़ेगी ये। केस नंबर 2, तो केस नंबर 2 में आप क्या काम करो, u+2 को 0 के इक्वल रखो और यहाँ से u की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। तो इस वैल्यू को हम अल्फा बोल देते हैं कि भाई ये जो वैल्यू आई हमारे पास, हम लेट कर लेते हैं कि लेट अल्फा इक्वल टू 0 और जो बीटा की वैल्यू है वो -2 है। उसके बाद हम क्या काम करते हैं, उसके बाद में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो लिखी हुई थी इसकी कंपैरिजन कर लेते हैं हम। तो पी यू इक्वल टू 4u² प्लस का 8u, और इसकी कंपैरिजन किससे करते हैं हम, जो हमारा
यू, देखो यहाँ यू लगाएंगे हम, कभी आप एक्स लगा दो, तो ए यू स्क्वायर प्लस बी यू प्लस सी, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी दोनों की कंपैरिजन करने से? तो ए की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर? ए की वैल्यू आ जाएगी 4, और बी की वैल्यू कितनी आ गई? बी की वैल्यू आ जाएगी 8, और ऊपर देखो सी दे ही नहीं रखा है, तो सी की वैल्यू यहाँ पर 0 आ गई। तो फिर हम क्या काम करेंगे, अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ द जीरोस की वैल्यू। मैं बार बार सम ऑफ जीरोज नहीं लिख रहा हूँ, मैंने पीछे आपको लिख कर दिखाया है। तो ये देखते हैं अल्फा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर। अल्फा की वैल्यू है हमारे पास 0, और बीटा की वैल्यू है -2, तो कितना आ गया? -2। तो मैंने बताया था कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का बी अपॉन ए के इक्वल आनी चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मैंने यहाँ पर निकाली, तो 2 आ गया। अब देखते हैं क्या ये माइनस के बी अपॉन ए के इक्वल है या नहीं है, तो देख लेते हैं वैल्यू निकाल कर। तो बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 8। ए की वैल्यू कितनी है? 4। 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? -2। इसका मतलब इसको जो है आप, जैसे मैंने बताया, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 8/4, और इसको 8/4, तो इसको क्या लिखो? माइनस, ये हो जाएगा आपका कॉफिशेंट ऑफ यू, यू आ रहा है यहाँ पर, कॉफिशेंट ऑफ यू अपॉन अपॉन कॉफिशेंट ऑफ यू स्क्वायर। बस प्रूफ हो गया ये वाला, एक पहला वाला रिलेशन वेरीफाई वेरीफाई हो गया। दूसरा करते हैं, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है? 0। बीटा की वैल्यू है -2, तो कितना आ जाएगा? 0। तो क्या ये 0, मैंने बताया था अल्फा और बीटा की जो वैल्यू है वो सी अपॉन ए के इक्वल आनी चाहिए। तो क्या ये सी अपॉन ए के इक्वल है या नहीं है? बिल्कुल होगी। तो सी की वैल्यू रखो, सी तो 0 है, और ए की वैल्यू रखो यहाँ पर, ए की वैल्यू कितनी है? 4, तो कितना आ जाएगा ये? 0। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो हम रिलेशन कर रहे हैं वो हमारा रिलेशन रिलेशन वेरीफाई हो गया। तो इसको थोड़ा सा लिख दो मॉडिफाई कर कर, तो 0/4, और 0/4 को, 0 क्या है? कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, और 4 क्या है? ये तो एक्स यू स्क्वायर का कॉफिशेंट है, तो कॉफिशेंट ऑफ यू स्क्वायर। तो ये यू स्क्वायर का हमारा जो है कॉफिशेंट था। तो दोनों रिलेशन हमारे वेरीफाई हो गए। तो जो गलती करते हैं, ये यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जो बच्चे गलती करते हैं ना, ये करते हैं, यही समस्या है। ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन ये जानबूझ कर ऐसा क्वेश्चन सीबीएसई ने रखा है कि बच्चों की जो गलती है अपनी गलती को ठीक करें। अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, दूसरे क्वेश्चन में भी बच्चे गलती करते हैं, मैंने वैसे कराया था इसका। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, और इसका 5th पार्ट है। तो पीटी के हम इक्वल ले लेते हैं भाई, आप पीटी नहीं लेते, अब लेते हैं क्यूटी, क्योंकि वरना तुम कहोगे ये ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने इसको क्यूटी को t² - 15 के इक्वल रख दिया है। इसलिए रखा है क्योंकि ये टी आ रहा है, तो यहाँ भी टी आना चाहिए। फैक्टर कर लो इसके, वैसे ऑलरेडी फैक्टर लिखे हुए हैं, यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, क्यू टी को, ये जो क्यू टी है, ठीक है, वो इसको 0 के इक्वल कर देते हैं। क्यू टी की वैल्यू रखो, t² माइनस का 15 इक्वल टू 0, तो कितना आ जाएगा? t² इक्वल टू 15 को ट्रांसपोज करके इधर ले आओ, और t² इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर 15। बच्चे क्या काम करेंगे, यहीं यहीं गड़बड़ करते हैं। देखो, जो 9th क्लास में बहुत ही नहीं सिखाया जाता है, ये शायद मुझे लगता है कोई जिसने मैथमेटिक्स अच्छे से पढ़ा है उसको पता होता है, लेकिन नॉर्मल बच्चे को नहीं पता। जैसे ही स्क्वायर हटेगा, यहाँ पर इमीडिएटली स्क्वायर रूट जैसे ही स्क्वायर हटेगा और स्क्वायर रूट ऑपरेट होता है, तो उसके सामने प्लस माइनस ऑपरेट हो जाते हैं। इसका मतलब यहाँ पर टी की दो वैल्यू आ गई, एक तो प्लस का √15, और दूसरा टी की वैल्यू यहाँ पर -√15। तो ये दो टी की वैल्यू हमारे पास आ गई, और इस वैल्यू को हम बोल देते हैं कि ये जो वैल्यू है, पहली वाली वैल्यू अल्फा है, और दूसरी जो वैल्यू है वो कितनी है? -15। तो हमको 2 जीरो निकल गए। तो हम क्या करते हैं, अब ये जो हमारे पास इक्वेशन थी, क्यूट इक्वेशन नहीं बोलेंगे, पॉलिनोमियल है ये,
क्यू टी स्क्वायर, क्यू टी इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस का 15। इसकी जो स्टैंडर्ड एक जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उससे हम कंपैरिजन कर देते हैं। तो ए टी स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी टी प्लस सी। ठीक है, अब एक्स मत लगा देना क्योंकि ये भी फंक्शन टी का है तो इसको भी टी में रखना पड़ेगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर? ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 1। ठीक है, इसको जरा ठीक से लिख देता हूँ। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 1। और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो बी ऊपर दे ही नहीं रखा है, टी है ही नहीं है, तो इसका मतलब ये 0। और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का 50। तो हमने जो है यहाँ पर ये देख लिया। अब कैसे करेंगे? हम क्या लिखते हैं, हम ये लिखते थे, हमने ये निकाल लिया। अब हम क्या काम करेंगे? वेरीफाई करेंगे। क्या वेरीफाई करेंगे? कि जो सम ऑफ द जीरोस की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है? अल्फा की वैल्यू है स्क्वायर रूट 15 और बीटा की वैल्यू है स्क्वायर रूट माइनस का स्क्वायर रूट 15। ये दोनों कैंसिल हो गए तो कितना आ गया? 0। तो क्या ये वैल्यू माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आई? देख लेते हैं। पी की वैल्यू रखो, बी की वैल्यू तो कुछ है ही नहीं, 0 है। और ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 1। तो इसका मतलब क्या आ गया? ये 0 आ गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं माइनस। तो इसको लिखेंगे, 0 क्या है? 0 देखो यहाँ पर, 0 किसका? कॉफिशेंट ऑफ टी का, और टी का कॉफिशेंट है तो यहाँ लिखेंगे। भैया ये 0 आगे लिखना जरूर पड़ेगा आपको, ये अगर नहीं लिखा तो हो सकता है कि आपके मार्क्स कट जाए यहाँ पर थोड़ा बहुत। वैसे तो 2 नंबर का क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ये जरूर लिखना पड़ेगा आपको, कॉफिशेंट ऑफ टी, ठीक है, अपॉन कॉफिशेंट ऑफ कॉफिशेंट ऑफ टी स्क्वायर। ठीक है, अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, एक तो वेरीफाई हो गया हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट और दिखाना पड़ेगा। और अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट किसके इक्वल आना चाहिए? सी अपॉन ए के इक्वल आना चाहिए। तो आ, ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे? तो अल्फा की वैल्यू रखते हैं यहाँ पर। अल्फा की वैल्यू है रूट स्क्वायर रूट के अंदर 15। और बीटा की वैल्यू यहाँ पर माइनस की है स्क्वायर रूट 15। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा माइनस का 15। अभी माइनस का जो 15 आया, अभी हम ये चेक करते हैं क्या ये सी अपॉन ए के इक्वल है। तो सी की वैल्यू कितनी है? माइनस का 15। ए की वैल्यू कितनी? 1। हाँ, तो ये तो बिल्कुल इक्वल है। तो हम जो है इसको माइनस का 15 अपॉन 1 लिख देते हैं। और इसको लिखते हैं, ये माइनस 15 क्या है? कॉन्स्टेंट टर्म है। तो ये आ जाएगा कॉन्स्टेंट टर्म। और 1 क्या है? कॉफिशेंट ऑफ द कॉफी कॉफिशेंट ऑफ द टी स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला क्वेश्चन हमारा वेरीफाई हो गया। और लास्ट क्वेश्चन बचा है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। पहले वाले जो पहला वाला क्वेश्चन है उसका लास्ट वाला पार्ट बचा है हमारे पास। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। आप अपनी एनसीईआरटी में देख सकते हो, और अदरवाइज आप पीडीएफ खोल सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6। तो मैं इसको ले लेता हूँ, पी एक्स के को ले लेता हूँ। तो ये आ जाएगा 3x² माइनस का x और माइनस का 4, ये लिखा हुआ है। तो ठीक है, 3x² माइनस x और माइनस 4। अब क्या करो, दो नंबर ऐसे लाओ जिनकी मल्टीप्लाई कर कर 12 आ जाए और माइनस कर कर 1 आ जाए। तो दो नंबर 3 मल्टीप्लाई 4 और 4 माइनस 3, ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो हम क्या करेंगे, 3x² माइनस ये जो x के साथ में 1 कॉफिशेंट है उसको, उसकी जगह हम लिखेंगे 4 माइनस 3, बाहर ब्रैकेट लगा देंगे, और माइनस का 4। तो कितना आ जाएगा? 3x² माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 4x और प्लस का
3x-4। पेयरिंग करो इन दोनों की। तो पहला x बाहर निकाल लो, तो कितना रह जाएगा अंदर? 3x-4, और यहाँ पर +1 बाहर निकालो तो 3x-4। ब्रैकेट के अंदर एक ही जैसी चीज़ें बच रही हैं, इसका मतलब हम अपना जो काम है उसको बिल्कुल अच्छे से कर रहे हैं। तो 3x-4 को एक ब्रैकेट में बंद करो, और x+1 को एक ब्रैकेट में बंद करो। तो हमारे पास पी एक्स की वैल्यू आ गई। अब हम क्या काम करते हैं, पी एक्स को 0 के इक्वल कर देते हैं। तो पी एक्स को देखो, ये प्रोसीजर अगर आप देख रहे हो तो एक ही जैसा प्रोसीजर है। कोई अलग से कुछ भी इतना तिकड़म मचाने की ज़रूरत नहीं है। तो जब केस नंबर 1 करोगे आप, तो केस नंबर 1 के अंदर यहाँ से एक्स 3x-4 इक्वल टू 0 करोगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4/3। और जब दूसरा केस नंबर सेकंड करोगे, तो केस नंबर सेकंड के अंदर क्या होगा, x की वैल्यू यहाँ पर -1 आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू को हम 4/3 अल्फा दे देते हैं, और ये जो वैल्यू आई, ये माइनस की वैल्यू है। यहाँ पर मैंने माइनस नहीं लिखा, माइनस। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? -1। तो हमारे पास ये अल्फा की वैल्यू आ गई, ठीक है, और ये बीटा की वैल्यू आ गई। अल्फा बीटा मिल गया हमको, ठीक है। अब हम क्या काम करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। तो कंपैरिजन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम इक्वेशन जो भी पॉलिनोमियल है उसको लिख लेते हैं। तो पॉलिनोमियल हमारे पास पी एक्स इक्वल टू 3x² माइनस का x और माइनस का 4, और इसकी हम कंपैरिजन कर देते हैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पर ax² प्लस bx+c। तो a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर? a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू यहाँ पर -1, और c की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? -4। तो अब हम ये चेक करेंगे, ये जो सम ऑफ जीरोज है, ठीक है, सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखते कितनी आ रही। तो अल्फा की वैल्यू रखो आप 4/3, बीटा की वैल्यू रखो -1, तो इसके अपॉन 1 लगा दो, एलसीएम ले लो। यहाँ पर 3 आ गया, तो कितना आ जाएगा? 4 - 3 यानी 1/2। अब ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, ये जो बी माइनस का b/a के इक्वल आनी चाहिए। तो देखते हैं। तो यहाँ पर जो बी की वैल्यू है वो -1 है, और सी की वैल्यू कितनी है? ए है। सॉरी, ए की वैल्यू यहाँ पर, सी की वैल्यू नहीं, ए की वैल्यू यहाँ पर 3 है। तो कितना आ जाएगा? 1/3। इसका 1 शायद कुछ गड़बड़ हुआ है यहाँ पर। हाँ, ये गड़बड़ हो गया यहाँ पर, 3 लिखा जाना था, ये मैंने 2 लिख दिया। तो कितना आ गया? इसका मतलब जो हमने निकाला है आंसर वो बिल्कुल ठीक है। तो आप सीधा लिख सकते हो उसको कि भाई ये जो है 1/3 क्या है, इक्वल टू, माइनस लगाओ यहाँ पर। देखो माइनस कहीं नहीं है, माइनस लगाना पड़ेगा यहाँ पर। कॉफिशेंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशेंट ऑफ x²। तो एक रिलेशन हमारे पास वेरीफाई हो गया। अब हम अपना दूसरा रिलेशन वेरीफाई करते हैं। तो दूसरा रिलेशन क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जीरोस का जो प्रोडक्ट है, यानी अल्फा और बीटा की वैल्यू c/a के इक्वल आनी चाहिए। देखते हैं, पहला अल्फा की वैल्यू रख लेते हैं 4/3, बीटा की वैल्यू -1, तो कितना आ गया? -4/3। अब ये देखो ये जो है c/a के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो c की वैल्यू कितनी है? -4। a की वैल्यू कितनी थी? हाँ, ये तो आ रहा है। तो सीधा हम क्या लिखेंगे कि ये जो है कांस्टेंट टर्म है ऊपर वाला। तो लिखो कांस्टेंट टर्म, और नीचे क्या है? कोफिशिएंट ऑफ, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ क्या? x²। ठीक है, तो ये हमारा
रिलेशन वेरीफाई हुआ और क्वेश्चन नंबर 1 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब हम हम्म, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 इजी है, उसके अंदर ऐसा नहीं कि कोई मुश्किल है। तो मैंने पीछे बताया था कि हाउ टू फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म करने का क्या फॉर्मूला मैंने पीछे बताया था। तो फॉर्मूला था, मैं लिखता हूँ यहाँ हाउ टू फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो कैसे फॉर्म करोगे। तो इसका जो फॉर्मूला था वो ये था कि जब भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना हो और पी एक्स, अगर एक्स हो तो एक्स लगा देना, क्यू एक्स, वरना जिसमें भी आ रहा होगा वही हम फॉर्म कर देंगे तो ये आ जाएगा। वैसे यहाँ पर एक्स है तो एक्स स्क्वायर, माइनस का साइन होता है यहाँ पर, सम ऑफ जीरोज, एक्स लगाओ, और यहाँ पर होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो एक्स स्क्वायर स्क्वायर से भी लिखा जाता है, सम ऑफ जीरोज का मतलब अल्फा प्लस बीटा, और एक्स और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा इंटू बीटा, तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है। तो अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। उसने बोला है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स, नंबर्स एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये जो दे रखे हैं ना, जैसे यहाँ पर पहला वाला पार्ट है तो 1/4 दे रखा है, ये सम ऑफ जीरोज है। ये कभी आप इसको अल्फा ले लो, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1/4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू यहाँ पर आ रही है -1। ठीक है। तो अब हम वही अपना फॉर्मूला लगाते हैं कि पी एक्स सम ऑफ जीरो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, एक्स लगा दो, और यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/4 एक्स, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू -1, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, यहीं छोड़ दो, कोई उसको एलसीएम वगैरह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। सेकंड वाला पार्ट, सेकंड वाला पार्ट उसने दे रखा है कि सम ऑफ जीरोस, अगर एनसीईआरटी आपने पास में रखना, सेकंड वाला पार्ट सम ऑफ जीरोस की वैल्यू यहाँ पर √2 दी हुई है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू 1/3 दे रखी है। तो हम क्या काम करेंगे, इसमें फॉर्मूले में वैल्यू रखते चले जाएंगे। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, मैं सीधा आंसर निकाल रहा हूँ। तो एक्स स्क्वायर, सम ऑफ जीरोस की वैल्यू दे रखी है उसने √2, एक्स लगा दो, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू यहाँ पर 1/3। तो बस यही हमारे पास आंसर हो गया कि √2x प्लस 1/3। आप चाहो तो अंदर वो एलसीएम बेल्सियम ले सकते हो, लेकिन यही छोड़ दो, और ऐसा कुछ नहीं है कि आपके मार्क्स कट जाएंगे, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। और तीसरा वाला पार्ट उसने बोला है कि सम ऑफ जीरोस की वैल्यू यहाँ पर 0 दे रखी है। ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू √5 है। तो फॉर्मूला हमको पता है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये होता है कि एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, ऐसे भी लिख सकते हो, और अल्फा इंटू बीटा। हमको क्या दे रखा है, उसने बोला है कि अल्फा और अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस की वैल्यू 0 है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू √5 है। तो यहाँ पर लिखते हैं देखो पीछे वाली इक्वेशन ये सेम ही होती है। कभी आप सोच रहे हो कि ये पता नहीं पीछे लिख दिया मैंने और यहाँ पर ये एक ही बात होती है, बैठ के एग्जामर तो मतलब वहाँ पर कोई ये मत करना कि भाई ये करें या ये करें या कैसा, कुछ नहीं होता है, जैसा मन करे वैसा कर दो। ठीक है। तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर और प्लस का स्क्वायर √5। तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, स्क्वायर √5 है। मैं इसको ठीक से लिख देता हूँ यहाँ पर। तो कितना आ गया, स्क्वायर रूट
5। थर्ड वाला पार्ट हो गया, फोर्थ वाला करते हैं, जल्दी जल्दी खत्म कर देते हैं इसको, इसी पेज पर खत्म कर लेंगे। तो सम ऑफ जीरोज 1, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1, तो इस वाले फॉर्मूले के अंदर लग देते हैं हम। तो एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 दे रखी है, तो कितना आ जाएगा 1x, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू 1, तो सीधा हमारा एक लाइन में आंसर एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1। 1 को नहीं लिखते ऐसा, सीधा ऐसे ही लिख दिया जाता है, लिख दिया जाता है, ऐसा नहीं कि मार्क्स कट जाएंगे, लिख दो, ठीक है। और सम नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ जीरोस की वैल्यू यहाँ पर माइनस का 1/4 दिया हुआ है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू 1/4, तो सीधा फॉर्मूले में हम वैल्यू रखने के लिए जा रहे हैं। तो पी एक्स इक्वल टू, और ये आ जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस, और एक इन दोनों की जो वैल्यू है सम ऑफ जीरोज माइनस का 1/4 दिया हुआ है, एक्स लगा दो, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू 1/4 है, तो कितना आ गया एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक माइनस माइनस ये, तो ये हो जाएगा x/4 प्लस ये। तो आप यहीं छोड़ सकते हो, एलसीएम कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि आपका कोई गलत हो जाएगा, आपने यहाँ छोड़ दिया। एक नंबर का क्वेश्चन है, फालतू वाला ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 6। तो यहाँ पर बोला है उसने सम ऑफ जीरोस की वैल्यू 4 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू 1 है। तो अब हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस 4 दे रखा है, तो ये आ जाएगा 4x, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 दे रखा है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1। तो ये हमारा जो है चैप्टर ख़त्म हो गया है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं था। हाँ, मैंने जैसे बार बार मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको पिछले साल के क्वेश्चन जो है इस पर डालता रहूँगा मैं, और सारे मैं कराता रहूँगा, ऐसा नहीं कि मैं पीछे मैंने छुड़वा दिया है। और मैं कोशिश करूँगा लीनियर इक्वेशन ऑफ द टू वेरिएबल से स्टार्ट करने की, उसको, क्योंकि इसमें से मैं पिछले साल के क्वेश्चन जरूर आपको सॉल्व कराऊंगा, सैम्पल पेपर बहुत सारी चीज़ें सॉल्व कराऊंगा, बस ये थोड़ा सा पहले ये सिलेबस कंप्लीट है बेसिक सा, उसके बाद में हम सारी चीज़ें करेंगे। तो ये हमारा लेक्चर जो है, इसको हम यहीं ख़त्म करते हैं, और अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। और जितने भी ये मैं अपने पीडीएफ हो, पीपीटी हो, सारे के सारे अपने चैनल उस पर टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। कुछ पूछना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मुझको मैसेज छोड़ देना, जो भी है। मैं अगर आपको कुछ पूछना है, मैं व्हाट्सअप नंबर भी अपना दे दूंगा, लेकिन कंडीशन यही है कि अगर आपको कुछ जेन्युइन चीज़ें पूछनी है, कोई प्रॉब्लम है, उसको मैं सॉल्व कर दूंगा, और जैसे कोई क्वेश्चन वगैरह है, अगर कुछ भी ऐसा है तो मैं उसके लिए आपका ज़रूर हेल्प करूँगा। तो ये जो है हम अपना लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं।